जरा सोचिए, 66 मिलियन साल पहले जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर तक का नामो निशान मिटा दिया था, एक जीव ऐसा भी है जो उस प्रलय से भी बच निकला। लेकिन आज उसे एक बिल्कुल ही नए और शायद उससे भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं लेदरबैक सी टर्टल की पूरी एग्जिस्टेंस पर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। आज के हमारे इस नए एनालिसिस में हम इसी खतरे के पीछे की असली वजह को डिकोड कर रहे हैं। हमारा आज का सोर्स मटेरियल एक बहुत ही इंटेंस और विवादित टॉपिक की गहराई में जाता है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। डेटा और फैक्ट्स के जरिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 81,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट देश का विकास है या फिर एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय तबाही। तो इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हमारे सोर्स ने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्राचीन इकोलॉजिकल हेवन की, फिर देखेंगे इस मेगा प्रोजेक्ट के प्रपोजल को, उसके बाद एनवायरमेंटल कॉस्ट यानी पर्यावरण की कीमत का आकलन, शोम्पेन जनजाति के सर्वाइवल का सवाल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का दावा और आखिर में इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे के रियल मोटिव्स यानी असली मकसदों का इवैल्यूएशन। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एक ऐसा प्राचीन इकोलॉजिकल हेवन जिसे शायद हमने पहले कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। इंसान के कदम पड़ने से बहुत पहले से ये आइलैंड एकदम अछूता और शांत रहा है। सोर्स मटेरियल हमें याद दिलाता है कि लेदरबैक सी टर्टल का इतिहास कितना पुराना है। मतलब इन्होंने एस्ट्रॉइड का हमला झेला, आइस एजेस यानी हिमयुग की जमा देने वाली ठंड से खुद को बचाया और आज भी हर साल ये अंडे देने के लिए ग्रेट निकोबार के गलाथिया बे ही लौटते हैं। ये पूरी जगह भारत का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। लेकिन सच कहूं तो चिंता की बात यह है कि ये पहले से ही एक एंडेंजर्ड प्रजाति है और हाल ही के कुछ समय में इनकी आबादी में लगभग 40% तक की भारी गिरावट आ चुकी है। और अब इसी शांत जगह पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, द मेगा प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब जो डेटा सामने आ रहा है वो सच में हैरान करने वाला है। सोर्स के मुताबिक सरकार का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी नेस्टिंग ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच बनने जा रहा है। जरा इस प्रपोजल के स्केल को देखिए। इसमें 4 बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स शामिल हैं। पहला, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट जो मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के काम आएगा। तीसरा, 450 MVA का पावर प्लांट। और चौथा, एक बहुत बड़ी कमर्शियल टाउनशिप जहां आने वाले समय में 3.5 से लेकर 6.5 लाख लोगों को बसाने की प्लानिंग है। और इस पूरे काम का बजट क्या है? पूरे 81,000 करोड़ रुपए। इमेजिन कीजिए, एक तरफ सदियों पुराना बिल्कुल अछूता सा जंगल और दूसरी तरफ 81,000 करोड़ के भारी भरकम बजट वाला ये कंक्रीट का मेगा प्रोजेक्ट। यह कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तो जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट का कुछ असर तो होगा ही। आइए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, इस विकास के लिए चुकाई जाने वाली पर्यावरण की कीमत का आकलन। यहाँ पर ना हमें दोनों पक्षों के दावों को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखना होगा। अगर हम सरकारी आंकड़ों की माने तो सिर्फ 1.82% जंगल काटा जाएगा, जो लगभग 7,11,000 पेड़ होते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल ने इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का डेटा भी सामने रखा है और उनका दावा है कि असल में ग्रेट निकोबार आइलैंड का 15% हिस्सा पूरी तरह साफ हो जाएगा, जिसका मतलब है लगभग 1 करोड़ पेड़ काटे जा सकते हैं। 1 करोड़, ये दोनों आंकड़े एक दूसरे से कितने अलग हैं, ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। और बात सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। सोर्स ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि इसके बाद एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू होगा। जैसे गैलाथिया बे की जो ओपनिंग अभी 3 किलोमीटर चौड़ी है, वो सिकुड़कर सिर्फ 300 मीटर रह जाएगी। 16,150 से भी ज्यादा कोरल कॉलोनीज पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा निकोबार मकाक और मेगापोड जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर छिन जाएगा। और इतने बड़े पैमाने पर हरियाली कम होने से नेचुरल कूलिंग घटेगी और गर्मी बढ़ेगी। सोर्स में एक और दिलचस्प बात उठाई गई है। सरकार कह रही है कि वो कोरल्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, लेकिन सोर्स का तर्क है कि कोरल्स को रीलोकेट करने का ये तरीका अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है और शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अब देखते हैं कि इन सब चीजों के लिए अप्रूवल कैसे मिला। सोर्स ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि कैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस को कथित तौर पर रश किया गया। स्टेप 1, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को पूरी तरह बाईपास कर दिया गया। स्टेप 2, ग्राम सभा से मंजूरी तो ली गई, लेकिन उसमें एक भी ट्राइबल मेंबर मौजूद ही नहीं था।
स्टेप 3, जिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को करने में सालों की रिसर्च लगती है, उसे महज 6 से 7 दिनों में निपटा दिया गया। और सबसे हैरानी की बात, स्टेप 4, 2021 के ऑफिशियल मैप से कोरल रीफ्स को ही गायब कर दिया गया, ताकि जब वो वहां दिखे ही नहीं तो उनके नुकसान पर कोई सवाल भी न उठाए। पर्यावरण की बात तो हो गई, लेकिन इस पूरे मुद्दे का एक इंसानी पहलू भी है, जो हमें हमारे चौथे पॉइंट पे लाता है, शोम्पेन जनजाति का अस्तित्व। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। 29, सिर्फ 29। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये शोम्पेन जनजाति की कुल आबादी है। ये भारत के सबसे कमजोर और बाहरी दुनिया से सबसे ज्यादा कटे हुए समुदायों में से एक हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका इम्यून सिस्टम हमारी आम बीमारियों को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर बाहर से लाखों लोग वहां जाकर बसते हैं तो एक मामूली सा फ्लू भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यही वजह है कि सोर्स ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय वॉचडॉग्स की बहुत ही गंभीर चेतावनी को शामिल किया है। 13 इंटरनेशनल जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बाहर के लोगों का वहां बसना शोम्पेन जनजाति के लिए एक डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा के बराबर होगा। इस तरह के अचानक आए जनसंख्या के बदलाव को वो लोग लिटरली एक जेनोसाइड यानी नरसंहार की तरह देख रहे हैं। ये एक बहुत ही भारी स्टेटमेंट है। तो फिर सरकार इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? इसका जवाब हमें मिलता है 5वें सेक्शन में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्लेम। चलिए इस जियोपॉलिटिकल एंगल को भी समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक क्विक रिफ्रेशर। स्ट्रेट क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता जो 2 बड़े समंदरों को जोड़ता है। और मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक है। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। सरकार का ये तर्क है कि ग्रेट निकोबार में ये मिलिट्री और कमर्शियल बेस बनाने से भारत का इस संकरे रास्ते पर कंट्रोल बढ़ जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर चीन को चोक किया जा सकेगा। लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल पॉइंट उठाता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के असल एंट्रेंस से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। सोर्स का तर्क ये है कि ये दूरी इतनी ज्यादा है कि आप यहां से उस स्ट्रेट को इफेक्टिवली चोक नहीं कर सकते, क्योंकि जो असली चोक पॉइंट्स हैं वो तो सिंगापुर और मलेशिया के काफी करीब हैं। और बात सिर्फ दूरी की नहीं है। सोर्स के मुताबिक अगर एक पल के लिए मान भी लें कि भारत इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो भी चीन पिछले 20 सालों में अपने लिए कई बैकअप प्लान्स तैयार कर चुका है। इस टेबल को ही देख लीजिए। म्यांमार पाइपलाइन से सीधा तेल यूनान पहुंच रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के जरिए ग्वादर पोर्ट से सप्लाई हो रही है। सेंट्रल एशिया से सीधा ओवरलैंड रास्ता भी है। और तो और आर्कटिक रूट्स यानी पोलर सिल्क रोड भी बन रहा है, जो मलक्का को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इसलिए सोर्स का दावा है कि ये चोक करने वाली स्ट्रैटेजी ग्राउंड रियलिटी पर उतनी कारगर नहीं होगी। अगर जियोपॉलिटिकल तर्क में इतनी कमजोरियां हैं, तो फिर इस प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है? आइए चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, असली उद्देश्यों का मूल्यांकन। जब हम असल प्रोजेक्ट प्लान के पेपर्स देखते हैं तो उसमें कई ऐसे कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्टेड हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कसिनो, लग्जरी रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स। अब सोर्स यही सवाल उठाता है कि एक बेहद सेंसिटिव नेचर रिजर्व के बीचों बीच कसिनो और लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाने से नेशनल सिक्योरिटी का क्या लेना देना है? कहीं नेशनल सिक्योरिटी का नाम सिर्फ एक मुखौटा तो नहीं? और इसी बात पर सोर्स अपना एक बहुत ही सख्त राजनीतिक निष्कर्ष निकालता है। उनके वीडियो में साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि इस सरकार का एकमात्र उद्देश्य अपने उद्योगपति मित्रों को देश लूटने का मौका देना है, भले ही इसके लिए पेड़ काटने पड़े या जेनोसाइड करना पड़े। हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोर्स की बात को रिपोर्ट करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से अडानी पोर्ट्स जैसी बड़ी कंपनियों का नाम लिया है, जो उन 11 कॉरपोरेट संस्थाओं में शामिल हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का ये वादा इतना बड़ा है कि इसके लिए हम अपने अपूर्णीय पारिस्थितिक खजाने और एक पूरी की पूरी मानवीय विरासत को हमेशा के लिए दांव पर लगा दें? आज हमने सोर्स मटेरियल के आधार पर दोनों पक्षों के दावों को बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझा। अब इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, ये पूरी तरह से सोचने और विचार करने का विषय है। हमारा आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है।